दोस्तों को नमस्ते, मैं हूं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर हिंदी। शिवसेना के बारे में हम हमेशा बात करते आए हैं। शिवसेना की ये सारी चीजें, शिवसेना का इतिहास, शिवसेना का चरित्र मैं आपको बताते आया हूं। अभी मैं आपके सामने कुछ शिवसेना से ही तथ्य रखने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये जो बातें अब बता रहा हूं ये ना हिंदी में पहले बताई है और ना मराठी में मैंने बताई है। कुछ नई बातें आपके सामने रखने का प्रयास मैं कर रहा हूं। आपको बता दूं कि शिवसेना के एक नेता ऐसे हैं जो एक बार विधानसभा में चुनकर आए, एक बार विधान परिषद में नियुक्त किए गए और तीसरी बार वो सांसद के रूप में चुनकर आए। ये तीनों समय क्या हुआ था ये मुझे आपको बताना है। इन तीनों बार वो विधायक हुए, 2 बार वो विधायक हुए, एक बार विधानसभा में हुए और दूसरी बार वरिष्ठ सभागृह में गए और तीसरी बार वो सांसद ही बने। ये तीनों बार मुझे आपको कुछ इंफॉर्मेशन जरूर देनी है और जो इंटरेस्टिंग है, जब वो पहली बार विधानसभा के विधायक बने तब एक व्यक्ति की हत्या हो चुकी थी। इससे पहले मुझे आपको कुछ और एक सत्य महाराष्ट्र का बताना है। महाराष्ट्र में रजनी पाटिल नाम की एक सांसद है जो राज्यसभा में है अभी। वो एक बार लोकसभा के लिए चुनी गई थी और तब वो भारतीय जनता पार्टी से चुनी गई थी। जब सोनिया गांधी कांग्रेस में इंटर नहीं हुई थी तब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और जब सोनिया गांधी फिर से कांग्रेस में आई तो वो कांग्रेस के साथ चली गई। भाजपा में थी तो उनको सांसद बन गई थी लोकसभा के लिए, लेकिन उसके बाद वो कोई भी चुनाव न लड़ी न जीत कर जा पाई। लेकिन जब भी महाराष्ट्र में किसी की मौत हुई है, किसी बड़े नेता की, तब चांस मिला है रजनी पाटिल को। विलासराव देशमुख जी गए, जब वो सांसद थे, मंत्री भी थे केंद्र में, तो विलासराव जी देशमुख की मौत के बाद उनके बचे हुए पीरियड के लिए उनकी खाली सीट पर रजनी पाटिल का चुनाव किया गया था। उसके बाद महाराष्ट्र से ही राजीव सातव थे जो सांसद थे, राहुल गांधी के बहुत ही करीबी थे, उनकी मौत हो गई कोरोना के कारण और उसके बाद उनके बचे हुए पीरियड के लिए फिर से एक बार रजनी पाटिल को चुना गया। रजनी पाटिल एक ऐसी नेता है जो किसी के मरने के बाद ही उनको बड़ा लाभ मिलता है। चलो हम उसके ऊपर नहीं बात कर रहे हैं, हम वामनराव महाडिक के ऊपर बात कर रहे हैं जिनको 3 बार चांस मिला है और वो कैसे मिला है ये आपको बताता हूं। कृष्णा देसाई की हत्या हुई, कॉमरेड कृष्णा देसाई की, जो जाने माने कामगार नेता थे यहाँ के, उनकी हत्या हुई मुंबई में और हत्या होने के बाद उनकी खाली जगह पर तुरंत उपचुनाव हुए और उस उपचुनाव में जीतकर आने वाले व्यक्ति थे वामनराव महाडिक। उसके बाद रेगुलर चुनाव 72 में हुए, 70 में उपचुनाव हुए थे, 72 में रेगुलर चुनाव हुए, तब वामनराव महाडिक उसी सीट से हार गए थे। ये भी आपको बता दूं, मतलब उपचुनाव में तो हो पाए लेकिन रेगुलर चुनाव में नहीं हो पाए। उसके बाद दत्ता सामंत की हत्या हुई। इस बार एक थोड़ा सा बदल है कि दत्ता सामंत की हत्या हुई थी तब वो सांसद नहीं थे, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो सांसद बनते आ रहे थे। कॉमरेड दत्ता सामंत की हत्या हुई और उसके बाद चुनाव आए और उसी चुनाव में फिर से एक बार सांसद बने वामनराव महाडिक। मतलब एक बार कृष्णा देसाई की हत्या हुई, वो विधानसभा में चले गए। दत्ता सामंत की हत्या हुई, वो संसद बन गए। उसके बाद फिर वो चुन के आ ही नहीं पाए, वो बात अलग है। और एक बात है, 1980 में जब कांग्रेस के साथ बाला साहब ठाकरे ने अलायंस करने का सोचा, अलायंस करने का निर्णय लिया था और अलायंस भी ऐसा कि शिवसेना कोई भी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। देखिए, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करते वक्त शिवसेना सीटों के ऊपर अड़ी हुई थी, सीटों के बंटवारे पर अड़ी हुई थी, मंत्रियों के बंटवारे पर अड़ी हुई थी, यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद का पदभार भी आधा आधा टर्म मिले, इसके लिए शिवसेना अड़ी हुई थी। आज भी शिवसेना बोलती है कि हमें राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ नहीं जाना था, बीजेपी ने अपना वचन नहीं निभाया है, इसलिए हम वहां चले गए हैं। लेकिन 1980 में 40 साल
पहले बाला साहब ठाकरे ने निर्णय ले लिया था कि ना वो चुनाव लड़ेंगे, ना कोई उम्मीदवार खड़ा करेंगे, बल्कि वो खुद जाकर कांग्रेस के उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे। तब बाला साहब किसके प्यार में ये कर रहे थे, ये भी आपको बता दूं। जिनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है ना, वो हिंदू हृदय सम्राट वाला शब्द जो उपाधि उनको मिली ना, वो 89 के बाद मिली है, 89 से पहले नहीं थी। वो मराठी मानुस के लिए काम करते थे। बाला साहब ठाकरे जिनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, वो हिंदू हृदय सम्राट 1980 में अपना दोस्त मानते थे अब्दुल रहमान अंतुले को, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे। वो अंतुले के लिए जो उपचुनाव हुआ था श्रीवर्धन में, उनकी आखिरी सभा में प्रचार करने के लिए खुद बाला साहब गए थे। खुद बाला साहब, जिन्होंने अंतुले की बहुत सारी स्तुतियां की है, बहुत सारे उनके सम्मान में बहुत कुछ भाषण दिए हैं। ये बाला साहब अंतुले के इतने फेवर में थे कि एक उम्मीदवार भी बाला साहब ने उस वक्त के चुनाव में नहीं उतारा था और कांग्रेस के साथ अपनी दोस्ती निभाई थी। वैसे तो 75 के जमाने में जब आणीबाणी लागू हुई थी, इमरजेंसी जिसको कहते हैं, वो इमरजेंसी जब आपातकाल जब घोषित किया गया था, तब बाला साहब ने इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला था और 75 से वो कांग्रेस के साथ थे। 80-82 तक वो लगभग कांग्रेस के ही साथ थे। अब जब शिवसेना अब दावा करती है कि हम बीजेपी के साथ थे इसलिए बीजेपी बढ़ी, जब भी बीजेपी सत्ता में आई शिवसेना को इतना कुछ भी नहीं दिया गया, शिवसेना को सम्मान नहीं दिया गया, शिवसेना को सत्ता के पद नहीं दिए गए, ये दावा जब शिवसेना करती है ना, तो 1980 में जब शिवसेना ने अपनी पार्टी ही पूरी की पूरी कांग्रेस की झोली में डाल दी थी, उस शिवसेना को क्या मिला था यह भी देखना जरूरी है। क्या मांगा था शिवसेना ने? शिवसेना ने मांगा था 2 विधान परिषद के सदस्य। अब यहां फिर से आता हूं, फिर से वामनराव महाडिक की बात आती है। वामनराव महाडिक और प्रमोद नवलकर ये दोनों ही विधान परिषद पर चुने गए थे। वामनराव महाडिक एक ऐसी शख्सियत है जो विधान परिषद पर भी गई तो शिवसेना के कार्यकर्ताओं के राजकीय इच्छाओं के मृत्यु के बाद गई। वहां तो असल में खून हुए थे, यहां भी मृत्यु हुई थी, यहां भी मर्डर हुआ था, लेकिन वो मर्डर था अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के राजकीय इच्छा का, राजकीय महत्वाकांक्षा का, राजकीय भावना का वो मर्डर था। और वो करके वामनराव महाडिक विधान परिषद में चले गए थे। अर्थात वो उसको भी सच देखा जाए तो बाला साहब की इच्छा ही थी, इसलिए ऐसा हुआ है। अब सुधीर जोशी के लिए उस वक्त के मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, प्रमोद नवलकर, वामनराव महाडिक ऐसे दिग्गज नेता जो शिवसेना के थे, बाला साहब के साथ थे, उनमें से सुधीर जोशी के लिए बाला साहब ने डिमांड की थी कि मुझे माडा का प्रेसिडेंटशिप दी जाए, सुधीर जोशी को वहां नियुक्त किया जाए। लेकिन कांग्रेस ने उनकी एक ना सुनी, कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। सुधीर जोशी को मुंबई माडा का प्रेसिडेंट करने से साफ इनकार कर दिया। इज्जत निकाल दी थी कांग्रेस ने, इज्जत। और एक बात बताता हूं, जब दत्ता सामंत के जमाने में गिरणी कामगारों का स्ट्राइक चल रहा था, उस वक्त दत्ता सामंत के हाथ से भी सब कुछ निकल गया था। बड़ी लंबी चली थी वो स्ट्राइक, बड़ी लंबी चली थी। अब पूरा बिजनेस ही ठप होने को था, पूरी इंडस्ट्री ही ठप सी हो गई थी। अब क्या करे इसके ऊपर, यही सवाल सबके मन में था। तब बाला साहब ने शिवसेना की तरफ से कुछ प्रपोजल रखे थे कांग्रेस की सरकार के सामने। वो प्रपोजल ऐसे थे कि वैसे तो आपने ही 45 रुपए की वेतनवार दे दी है, सैलरी हाइक दे दी है, उसमें से आप 30 रुपए की हाइक अभी दे रहे हो, ये हो गए 75 रुपीज। ये 75 रुपए को आप उसके बेसिक सैलरी में जमा कर दो और हर एक एम्प्लॉय को, हर एक कामगार को 1500 से 2000 रुपए तक का अग्रिम दिया जाए। ये बात भी कांग्रेस ने नहीं सुनी। सत्ता की बात छोड़ दो, ये बात भी कांग्रेस ने नहीं सुनी और मानो बाला साहब को कह दिया कि अब आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि ये और कोई तिकड़म लगा रहे हैं,
ये शरद पवार के साथ अलग ही पुलोद के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ कर सकते हैं, ये सीधा नहीं रह सकते। तब एक बात भी नहीं सुनी और बाला साहब को कांग्रेस को समर्पित होना लिटरली जाया गया, बह गया वो सारा उनका समर्पण। अब कांग्रेस को समर्थन देते वक्त अपने सर्वस्व को देना शिवसेना के लिए अच्छी चीज थी, और जब वो भाजपा के लिए साथ आते हैं तो उनके लिए सत्ता का बंटवारा ही महत्वपूर्ण बन जाता है। यही एक खासियत है शिवसेना के दोगलेपन की। इसी को आपके सामने बताने के लिए आया था। बस जान लीजिए, समझ लीजिए शिवसेना क्या है। नमस्ते।